मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम बात करेंगे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की टॉपिक की जिसका नाम है रियासतों का एकीकरण या फिर विलयकरण जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। जैसे कि आप सब बच्चों को मैंने कई बार बताया है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय यहाँ पर बहुत सारी जो है 565 के करीब रियासतें थी। ठीक है, अलग अलग रियासतें थी और उन रियासतों को सबको जोड़ करके एक बनाना था, एक अखंड भारत का निर्माण करना था। परंतु बहुत सारी ऐसे राजा और नवाब थे जो इस बात के लिए राजी नहीं थे। जैसे जो है सबसे पहले त्रावणकोर के राजा जो है उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। इसके बाद फिर हैदराबाद के निजाम ने इस तरीके की घोषणा की और कुछ राजाओं ने जो है संविधान सभा में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भारत छोटे छोटे हिस्सों में बंटने वाला लग रहा था। यह बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्यों के विपरीत दिखाई दे रहा था। बेटा, ऐसा लग रहा था कि जैसे जो अखंड और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो केवल कल्पना ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे में जो है फिर एक जो है इस तरीके से भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत जो नेता थे उन्होंने सशक्त और आत्मनिर्भर और अखंड भारत का जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने तरीके से जो है काम करना शुरू किया। उसके लिए देखो सबसे पहले जो है 25 जून 1947 को अंतरिम सरकार की तरफ से जो है रियासतों के मंत्रालय की स्थापना की गई स्पेशली। और सरकार ने जो है सरकार ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे उनको इस जो मंत्रालय था उसका मंत्री नियुक्त किया और उस विभाग का सचिव किसे बनाया, वीपी मेनन जी को उस विभाग का सचिव बनाया। ठीक है, तो सरदार पटेल ने जो है अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले तो बातचीत का सहारा लिया और इन सारी चीजों में जो है वीपी मेनन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, देखो ज्यादातर क्या है कि इसमें जो है भारतीय संघ में शामिल करवाने के लिए माउंटबेटन से भी जो है सहायता मांगी गई थी। आप सब बच्चों को पता है माउंटबेटन के बारे में। माउंटबेटन जो है हमारे माउंटबेटन जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे बेटा, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। ये कौन थे, ये जब हमारा जो ये ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर थे तब जब जाने लगे थे ब्रिटिशर्स तो उस समय जो सबसे लास्ट जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ उनका। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है अपनी एक तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन की योजना बोलते हैं उसको, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है अपनी योजना प्रस्तुत की थी जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि जो भारत की जो इस तरीके की जो समस्या चल रही थी ये उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है कि उन्होंने कहा कि देशी रियासतों के शासकों को 3 विषयों पर यानी कि सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार संबंधी विषयों में भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया कि भाई ये 3 चीजें जो है, एक तो सुरक्षा का मामला कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, भारत की सरकार की रहेगी, विदेशी मामले के दूसरे देशों के साथ क्या संबंध स्थापित करने हैं उससे रिलेटेड, और संचार संबंधी ये जो भी इंटरनेट की जो भी सेवाएं हैं इन सब से संबंधित जो भी सुविधाएं प्रदान करनी है। ठीक है, उन सब पर किसका अधिकार रहेगा, वो भारत सरकार का अधिकार रहेगा। तो इस तरीके की बातें कह के कि सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार संबंधी जो विषय हैं वो भारतीय जो संघ है उसमें शामिल कर दिए जाएंगे और बाकी जो ये रियासतें हैं वो इसके बाद क्या करेंगी, रियासतें जो है जिस तरीके से अपना चाहें उस तरीके से जो है भारत के सरकार के साथ मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस विचार के बाद इस क्या कहेंगे इसको, इस प्रपोजल के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर इन 3 जगह को छोड़ करके बेटे सभी रियासतों ने क्या कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि जो है ये इनका एक तरीके से रियासतों का जो श्वेत पत्र था कि भाई हाँ हम आपके साथ है, मिलने को तैयार हैं, इस पर साइन कर दिए तथा विराम समझौते का मतलब क्या है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए कि स्टैंड स्टिल का मतलब क्या है कि हम जिस पोजीशन में हम उस पोजीशन में ही रहेंगे। ठीक है, बाकी जो है सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार संबंधी विषय जो है वो हम आपको सौंपते हैं। ठीक है, इस तरीके की बात कह करके और रियासतें मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन जो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर था बेटा उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हम जो है इस वीडियो में बेसिकली इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है जिनको हम जो है फौलादी पुरुष के नाम से आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उनके प्रयासों से जो है ये पॉसिबल हो पाया कि भारत जो है वो एक एकीकृत राजनीतिक ढांचे की यहाँ पर स्थापना संभव हो पाई। ठीक है,
देखो सबसे पहला जो है जूनागढ़ के बारे में हम बात करेंगे कि जूनागढ़ जो है काठियावाड़ क्षेत्र की एक प्रमुख रियासत थी। ठीक है, ये चारों ओर से भारतीय राज्यों से घिरी हुई थी और इसका पाकिस्तान से भू मार्ग भी नहीं था। जो जूनागढ़ है वो उसका पाकिस्तान से की तरफ से कुछ लेना देना नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा कि इस राज्य की 80% जनता जो है वो हिंदू थी। ठीक है, और जूनागढ़ के नवाब जो थे उनका क्या नाम था, महाबत खान। वो जो थे वो मुस्लिम लीग की तरह मुस्लिम लीग की सलाह पर अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। ठीक है, पाकिस्तान ने शीघ्र ही इस घोषणा का अनुमोदन कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, हम आपकी बात के लिए तैयार हैं। और इस पर भारत सरकार को गहरा आघात हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात को जो है अच्छी तरह समझते थे कि वे अगर जूनागढ़ के पाकिस्तान में इस मिलन को आसानी से जैसे होने दिया तो क्या होगा कि वहां पर जो है वहां ऐसा जो है जो दूसरी रियासतें हैं जो ये सोचती है कि भाई हम भारत में नहीं मिले, तो वो सब भी क्या हो जाएंगी, इसको जो है इजीली इसको ये सोचेंगे कि हाँ हम भी भारत में नहीं मिलते हैं। तो अगर इस मिलान को कि जूनागढ़ को अगर पाकिस्तान में शामिल होने दिया तो इस ऐसे ही जाने दिया तो गुजरात में पहले से ही जो सर उठाते सांप्रदायिक दंगे हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि पाकिस्तान को इस सम्मेलन को जो है वो रद्द करने के लिए वहां पर जनमत संग्रह, ये आपको याद रखना है कि जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाने की बात कही गई थी। और उधर जो है जूनागढ़ की जनता ने भी इस विरोध के भाई हम जो है उसके साथ नहीं मिलना चाहते, इस एक्सेशन का कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते। क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया कि वहां पर 80% जनसंख्या कैसी थी, वहां पर जो है 80% जनसंख्या जो है वो हिंदू थी और वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद जो है इस तरीके से फिर वहां पर भारत सरकार ने क्या किया कि ये जो सारी चीजें जब जनता ने विरोध कर दिया था तो नवाब जो है अपने परिवार तथा धन दौलत को लेकर के और विमान में बैठ करके कहाँ चला गया, कराची चला गया, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत सरकार ने एक छोटी सी सेना भेज दी वहां पर और एक सिविल अधिकारी को क्या किया, वहां का सिविल अधिकारी को क्या बना दिया, वहां की बागडोर सौंप दी और उसको ये कहा कि आप यहाँ का जो है इसको जो है ये करवा इसका जूनागढ़ का शासन को संभाल के रखिए जैसे भी होता है आगे। और फिर फ्यूचर में धीरे धीरे करके 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में लोकमत करवाया गया और जिसमें पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट्स पड़े और जूनागढ़ तक किसके साथ शामिल हो गया बेटा, वो भारतीय संघ में शामिल हो गया। ये हो गई जूनागढ़ की स्टोरी। इसके बाद हैदराबाद की स्टोरी क्या है कि हैदराबाद में भी क्या सिस्टम था कि हैदराबाद जो है उस समय का बहुत ज्यादा अमीर जो है स्थान, जो उसका नवाब था, निजाम था, उसको बहुत अमीर माना जाता था। ठीक है, उसकी हैदराबाद देखो कितने किलोमीटर में फैला हुआ था, 1,32,000 वर्ग किलोमीटर में हैदराबाद फैला हुआ था और भारत के केंद्र में एक विशाल राज्य की तरह हैदराबाद की जो है लोकेशन थी। ठीक है, जो हैदराबाद थी उसकी जनसंख्या कितनी थी बेटा, हैदराबाद की जनसंख्या थी 1,40,00,000 जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या होती है और जिसमें से 35% जो थे वो हिंदू लोग थे। ठीक है, उसका जो शासक था उसको निजाम कहा जाता था और उसका नाम था उस्मान अली खान और उसका ब्रिटिशर्स के साथ जो है काफी अच्छे उसके संबंध थे। ठीक है, तो वो जो है एक हैदराबाद जो थी एक बहुत भी अमीर और बड़ी रियासतों में उसकी गिनती होती थी। ठीक है, हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। तो हैदराबाद काफी बड़ा हुआ करता था, कुल मिलाकर के महाराष्ट्र, कर्नाटका और कुछ हिस्से आज के आंध्र प्रदेश में शामिल हैं, तो काफी बड़ी थी। ठीक है, हैदराबाद का निजाम क्या चाहता था, हैदराबाद का निजाम जो है वो पूरी दुनिया भर में जो है उसके पास इतनी दौलत है, इस बात से उसको सब जानते थे कि हाँ भाई उसके पास काफी दौलत है, वो अमीर लोगों में उसकी गिनती होती थी। ठीक है, और हैदराबाद का निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को क्या कर दिया जाए बेटा, उसको आजाद कर दिया जाए। ठीक है, ना वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, ना जो वो है भारत के साथ मिलना चाहते थे, बल्कि वो अपने आप को एक आजाद जो है रियासत के रूप में रखना चाहते थे। 1947 के नवंबर में क्या हुआ, फिर भारत के साथ जो है उन्होंने एक इस तरीके का स्टैंड स्टिल जो एग्रीमेंट था उसको साइन कर लिया कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और ये समझौते की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, 1 ईयर थी। इस बीच जो है भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम से बातचीत जारी रखी कि भाई आप जो है हमारे साथ मिल जाओ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसी बीच जो है हैदराबाद रियासत के लोगों ने निजाम के शासन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया
कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। उन्होंने ये कहा कि भाई जो है इस तरीके का ये जो अलग रहना चाहता है हैदराबाद, वो सही नहीं है। हैदराबाद के अंदर प्रॉपर चुनाव होने चाहिए और उसको जो है देश के साथ, भारत के साथ उसको मिलना चाहिए, इसको अलग नहीं रहना चाहिए। तो आंदोलन को देख करके निजाम ने लोगों के खिलाफ एक छोटी सी सेना जो है उसको रवाना कर दिया, इसे हम क्या कहते हैं, उस छोटी सी जो सेना थी, अर्धसैनिक बल था, उसका क्या नाम था, उसका वो नाम था रजाकार। ठीक है, तो ये रजाकार जो है ये आपको फ्यूचर में भी नाम याद रखना चाहिए, काम आ सकता है। रजाकार थी वो छोटी सी जो अर्धसैनिक बल था, उसका नाम था रजाकार। तो रजाकार बेसिकली क्या थे बेटे, वो जो है वो केवल आंदोलन को शांत करवाने वाले ही नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा जो है एक नंबर के खराब, जिसको हम कहेंगे बहुत ही सांप्रदायिक और अत्याचारी किस्म के लोग थे। उन्होंने जो है गैर मुसलमानों पर खूब ज्यादा अत्याचार किया और इतना ज्यादा अत्याचार और लूटपाट मचाई, हत्याएं की, इतना बुरा हाल मचा दिया कि जो आंदोलन शांत होना चाहिए था वो शांत होने की बजाय क्या हो गया, हैदराबाद में वो आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया। और इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस आंदोलन को जो है ठीक करने के लिए सरकार को जो है बीच में कूदना पड़ा। ठीक है, तो भारतीय सरकार ने जो है निजाम के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया ऐसे में, और फिर 1948 के सितंबर में जो है भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंची। ठीक है, इसके बाद कुछ ही दिनों में जो है ये जो सिस्टम था, ये आंदोलन हो रहे थे, फिर वो इस तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे बार बार होता रहा, और इससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे निजाम ने क्या कर दिया, निजाम की जो है हालत कमजोर होती चली गई और निजाम ने लास्ट में जो है अपना आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन ये आत्मसमर्पण जो है वो इजीली नहीं था, वो ये फोर्सफुली करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है कश्मीर की समस्या। तो कश्मीर की समस्या के बारे में तो आप बच्चों को सभी को पता है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे डिटेल से तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप बार बार सुनते रहते हैं, मैंने कई बार आपके साथ इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम मणिपुर का भारत संघ में मिले, इसके बारे में आज आपको बताएंगे थोड़ा सा डिटेल से कि मणिपुर जो है, मणिपुर की सिचुएशन क्या है, मणिपुर अपने आप को क्या समझता है, मणिपुर का भारतीय संघ में किस प्रकार विलय हुआ। देखो, भारतीय सरकार और राजा में समझौता। सबसे पहले तो आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपने रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर तो कर लिए थे। ठीक है, इसकी एवज में यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। आंतरिक स्वायत्तता का मतलब क्या है कि जो वहां पर राजा था बोध चंद्र, उसका शासन जो है वो चलता रहेगा, इस तरीके से जो है सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि राजा के लोग हो गए खिलाफ, और फिर वहां पर क्या हुआ कि राजा के खिलाफ होने के कारण वहां पर जो है चुनाव करवाने पड़े, और जनमत के दबाव में आकर के महाराजा जी ने क्या करवा दिए, वो 1948 के जून में चुनाव करवाए, और इस चुनाव का फलस्वरूप ये हुआ कि मणिपुर की जो रियासत थी वो क्या हो गई बेटा, वो संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हो गई। देखो कि संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है कि जो राजा होगा वो नाम मात्र का राजा होगा और कार्य किसके आधार पर किया जाएगा, संविधान के आधार पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर चुनाव करवाया गया था। ये आपके लिए जो है ये काम की बात है कि पहला सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर कहां पर चुनाव करवाया गया, तो दैट इज दी मणिपुर। ठीक है, वो मणिपुर था। उसके बाद राजनीतिक दलों में मतभेद हो गया। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय पर गहरे मतभेद थे, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता था कि वो भारत के साथ मिले। ठीक है, क्योंकि देखो मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो तो चाहती थी कि चाहती थी कि रियासत को भारत में मिला लिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। और फिर अंतिम समझौता होता है, उसमें मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर ही भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जो है उस पर समझौते पर उससे हस्ताक्षर करवाए। ठीक है, भारत सरकार ने इसमें सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर के क्रोध में जो है और लोग जो है क्रोध में आ गए और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। काफी लोग जो है मणिपुर में जो है आज भी इस बात के जो अमीर जो कहते हैं वहां के रजवाड़े फैमिलीज है या फिर जो इस तरीके के जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं वो आज भी राजनीतिक पार्टियां वो आज भी जो है इसको ये मानती हैं कि मणिपुर पर जो है एक तरीके से जबरदस्ती कब्जा किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जबकि ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में तो जो है काफी सिचुएशन चेंज है। मणिपुर के लिए काफी सारी योजनाएं हैं, वहां पर जो है अच्छे से विकास के कार्य कर रही है भारत सरकार और उसकी सुरक्षा का चारों तरफ से ध्यान रखा जाता है। सारा कुछ अब वर्तमान समय में तो अच्छा ही चल रहा है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पांडिचेरी तथा गोवा की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पांडिचेरी के इसके जो है 1950 के दशक में पांडिचेरी, कारिकाल, यनौन, माहे तथा चंद्रनगर, ये इतनी सारी जगह हैं, अब भी फ्रांस के उपनिवेश थे 1950 में। ठीक है। दमन तथा दीव, दादर और नगर हवेली और गोवा, ठीक है, ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। तो कई बार बेटा ये पूछ लिया जाता है कि पांडिचेरी किसका गुलाम था, फ्रांस का था। और दमन और दीव और गोवा, स्पेशली गोवा पर किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है। और इधर से मछलीपट्टनम और कोझिकोड तथा सूरत जो है उसको अक्टूबर 1947 में भारत में सम्मिलित किया गया था। तो भारत तथा फ्रांस के मध्य 1948 के एक समझौते द्वारा यह तय किया गया कि फ्रांस के भारत में पाए जाने वाले अन्य स्थानों में एक निर्वाचन द्वारा उनके राजनीतिक भविष्य को निश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो 2 मई 1950 को चंद्रनगर भारत को सौंप दिया गया और उसके बाद जो है 1955 को पश्चिम बंगाल में इसको विलीन कर दिया गया, इसके साथ मिला दिया गया। चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल के साथ मिला दिया गया 1955 में। ठीक है। 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी, यनौन, माहे, करिकाल 4 विदेशी बस्तियों को वास्तव में भारतीय संघ को हस्तांतरित कर दिया गया और पांडिचेरी का जो है संघीय क्षेत्र बना दिया गया। आज भी जो है पांडिचेरी क्या है, पांडिचेरी एक जो है बिल्कुल ही जो है क्या है, एक तरीके से बिल्कुल एक अलग तरीके का वहां पर एनवायरनमेंट है इस तरीके से। ठीक है। पुर्तगाल में कूटनीतिक समाधान का विरोध किया गया और शक्ति को हस्तांतरित करने से मना कर दिया गया। पुर्तगाल वालों ने क्या कहा कि हम जो है कूटनीतिक समाधान का विरोध करते हैं, ये जो कार्रवाई की जा रही है, और हम यहाँ पर जो है अपनी शक्ति किसी को भी नहीं देंगे। यानी कि जो गोवा, जिसको हम बताते हैं ना कि गोवा बाद में आजाद हुआ था। ठीक है। इसके बाद गोवा के लिए क्या कार्रवाई की गई कि अनियमित पलटनों द्वारा भूमियों पर कब्जा करने के बाद दादर और नगर हवेली को 1953 में भारत में सम्मिलित कर लिया गया बेटा। और गोवा, दमन और दीव को अब भी साम्राज्यवादियों के हाथों से छुड़ाना अभी भी बाकी था। उसके बाद ये आप देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई है कि 18 दिसंबर 1961 को, ठीक है, जिसे प्रधानमंत्री। इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया बेटा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली आ सकता है। इंडिविजुअली जो है ये शॉर्ट नोट के रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसको पूरे कॉन्सेप्ट को जो है एक साथ नहीं पूछा जाता है विलयीकरण में। इसमें ज्यादातर जो है पॉइंट्स को पूछा जाता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसको जो है एज ए आंसर पूछा जाता है। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो बात आपको समझ नहीं आ रही है आप उसको 2-3 बार वीडियो को देखो या फिर अपनी और साथ साथ अपनी बुक को रीड करो। ठीक है। जैसे जो पांडिचेरी और गोवा है उसको आप सेल्फ हैंडमेड नोट के हिसाब से अगर आप उनको पांडिचेरी को एक तरफ लिख लेंगे, गोवा को एक तरफ लिख लेंगे, दोनों के ईयर्स अलग अलग लिख लेंगे, तो आपको वो इजीली लर्न हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।